नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों काफी दूर हैं। अभी नई सरकार का हनीमून पीरियड भी बस खत्म ही हुआ है, लेकिन शायद बीजेपी की सरकार के सामने एक और सियासी चुनौती जल्दी ही आने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सियासी दस्तक की। दिल्ली में अभूतपूर्व अप्रत्याशित जीत के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की नीति अपनाने जा रही है, ऐसा लगता है। इसका आगाज हुआ पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव की अगुवाई में। हालांकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में करारी हार झेलनी पड़ी थी और विधानसभा चुनाव से पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन अब आप हरियाणा में सियासी चहलकदमी करने की तैयारी में है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं। हरियाणा में संगठन स्तर पर मतभेद हो या फिर राजनीतिक जमीन पर संभावनाओं की तलाश, अभी बहुत काम करना बाकी है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव मौजूद हैं। चंडीगढ़ से सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्लान क्या है। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बधाई आपको अप्रत्याशित अभूतपूर्व दिल्ली जीत की। लेकिन हम सब जानते हैं, जब नतीजे आ रहे थे और ईवीएम से वोट निकल रहे थे और वो सीटों में तब्दील हो रहे थे, तब आप अचानक मीडिया के सामने आए और आपने ये कहा था कि एक दिया तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहा था पिछले 1 साल से, और आज उसी दिए की जीत हुई है। राजीव भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक बताया। ये जो दिल्ली का परिणाम है अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। हमने जो मांगा था उससे ज्यादा दिया जनता ने, जो सोचा था उससे ज्यादा दिया। जो कहते हैं ना, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, तो हिंदुस्तान का वोटर भी जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। हमने मांगा था पूर्ण बहुमत, उसने संपूर्ण दे दिया कि चलो जाओ अच्छे से काम करो। तो अभी तो अभिभूत हैं, दबे हुए हैं, लोगों की उम्मीदों का जो बोझ है उसका बहुत एक असर है और उम्मीद है। आपने ठीक याद किया और शुक्रिया, आपने उस बात को याद किया कि देखिए, बाकी सब चीजों में मैं नहीं पढ़ता, बाकी सब राजनीति के अंक गणित हैं, चलते रहते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इस देश के लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि हाँ भाई, हमारे देश में कुछ हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुकाबला हो सकता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को लगा ना भाई, वो उम्मीद खत्म हो गई, कुछ पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। होते तो थे आम आदमी पार्टी वाले, पता नहीं कहां गए। आज वो उम्मीद दोबारा जागी है, वो दिया दोबारा टिमटिमा रहा है, वो दोबारा आ गई है। बस मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है, बाकी सब तो ठीक है, होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले मैं शुरू में ही कह दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। हरियाणा में बहुत काम हमें करना है और इस चीज को याद रखने की जरूरत है। अरविंद भाई ने पहले दिन ही कहा, अहंकार ना आ जाए मन में। आज की विजय के बाद 2 चीजों का सबसे बड़ा खतरा है, एक तो बड़बोलापन और दूसरा हड़बड़ी। ये दोनों चीज नहीं करनी, चुपचाप से सर झुका के काम करना, ये सबक सीखा है भाई। योगेंद्र जी, हरियाणा प्लान क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता, इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, लंबा सफर तय करना है, लेकिन ये लंबा सफर किन किन चरणों में होगा, वो प्लान क्या है, प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। प्लान के 3 हिस्से हैं जी। एक तो आंदोलन, जनता के साथ जुड़ के काम करना, दूसरा सांगठनिक और तीसरा चुनाव। हमारी किस्मत अच्छी है, चुनाव का कोई लफड़ा अभी है नहीं। विधानसभा चुनाव 4 साल दूर है, लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है, तो इसलिए वो सब बात हमारे सामने अभी है नहीं। हमें सांगठनिक और आंदोलन, इन 2 चीजों पे सोचना है। और आज की स्थिति में जहां सब कुछ 4 साल दूर है, उसमें हमारा फोकस तो बिल्कुल एक सिंपल है जी, कि जनता के जो दुख सुख के मुद्दे हैं, जिस तरह से जनता को तकलीफ है हरियाणा में, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ दुख सहें, जो समस्या का समाधान हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो कर दें, नहीं हो सके तो संघर्ष करें, उसके अंदर हम खड़े हों। तो आज की तारीख में तो बिल्कुल एक सिंपल प्लान है, कोई राजनीतिक रणनीति टाइप सा कोई प्लान नहीं है।
सिर्फ एक है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं बार बार जी। कि भाई चुनाव से सिर्फ 2 महीना पहले अगर हम जनता के पास जाएंगे तो कोई हमें क्यों भरोसा करेगा। उनकी पुरानी पार्टियां हैं, लोग पुरानी पार्टियों के पास जाएंगे जी। अगर लोगों को लगा कि हाँ भाई 4 साल मेरे दुख सुख में ये लोग मेरे साथ खड़े रहें तो जनता देखेगी। तो अभी तो केवल एक ही प्लान है, 4 साल तक जनता के दुख सुख में खड़े रहना, कोहनी छिलवाना, घुटने छिलवाना, लाठी डंडे खाना, और फिर उसके बाद अगर हम इसके काबिल हुए कि जनता हमको देखे तो फिर उसके बाद आगे कोई चीज सोचेंगे। तो 21 तारीख से जो आंदोलन आप लोग शुरू कर रहे हैं, जय किसान आंदोलन, वो किस रणनीति का हिस्सा है योगेंद्र जी? पहले हमने, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया इस चीज को, आज हमने इसकी घोषणा की है चंडीगढ़ में, और हमारा ये जो मैंने कहा जनता के साथ दुख सुख में खड़े होंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके पहले बिंदु के रूप में हमने किसान को चुना है। पिछले 4 महीने से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 9 महीने से केंद्र में भाजपा की सरकार है। लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे, और हरियाणा में तो खास तौर पे गांव देहात किसानों ने पहली बार बीजेपी पर भरोसा किया था। पहले करते नहीं थे, मैं भी वहां हरियाणा के गांव का हूं, मैं जानता हूं, लोगों को भरोसा नहीं था, गांव वालों को पहली बार उन्होंने भरोसा किया था। पिछले 4 महीने में बाकी कोई काम इस सरकार ने किया हो ना किया हो, इस पे बहस करेंगे, आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन कम से कम गांव में ये चीज आ गई है, किसान में आ गई है कि ना भाई ये तो धोखा हो गया। कम से कम 4 बड़ी चीजों पे किसानों के साथ धोखा हुआ है, और आम आदमी पार्टी इन चारों चीजों को उठाएगी। पहला सवाल है ये यूरिया वाला, इस पे तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के हर गांव में अब थानों में यूरिया बढ़ रहा है, और क्या होगा, किसान परेशान है। दूसरी चीज है, और यूरिया के बारे में यह भी बता दूं कि अब साबित हो गया है कि यूरिया की किल्लत किसी और कारण से नहीं थी, केवल सरकार ने इंपोर्ट करवाने में गड़बड़ी की थी, उसकी वजह से थी। तो सीधे सीधे सरकार दोषी है उसकी। तो दूसरी दिक्कत है फसलों के दाम की। सरकार सत्ता में आई ये कह के कि लागत के ऊपर 50% दाम दिलवाएगी, और हालत ये है कि लागत से नीचे समर्थन मूल्य चल रहा है। योगेंद्र जी, एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है, वो ये कि चाहे दिल्ली में 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, और चाहे इस बार सरकार बनने के बाद, अभूतपूर्व बहुमत के बाद जिस तरह की बयान सामने आए, दिल्ली में आप ये कहते हैं कि हमारे काम में दखल न दिया जाए, हमें थोड़ा मौका दिया जाए काम करने का, उसके बाद हमारे काम का विश्लेषण किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार का जब आप विश्लेषण करते हैं तो 3, 3.5 या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में आप उसकी आलोचना पर उतर आते हैं। इन मुद्दों पर आप सरकार को घेर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, आप उस सरकार को 6 महीने भी नहीं देते, ऐसा क्यों? राजीव भाई, आप जानते होंगे, अपनी शायद पिछली बार भी बात हुई थी मोदी जी की सरकार के बारे में भी, और मैंने उस वक्त कहा था, और आप लोगों को शायद हैरानी भी हुई थी, मैंने कहा था ना भाई सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा समय लेके सरकार करे। और आज भी मैं हरियाणा सरकार के बारे में कह रहा हूं। ये जो खबरें आज चल रही हैं बिज्जी वगैरह को लेके, मैं इस पर खुश नहीं हूं। आमतौर पे ऑपोजिशन वाले खुश हुआ करते हैं, मजा आ गया, मसाला आ गया, मैं खुश नहीं हूं, दुखी हूं इस चीज के बारे में। और मैं आज भी कहता हूं कि ना, इस सरकार का पूरा मूल्यांकन मैं करने को तैयार आज नहीं हूं, थोड़ा टाइम दो, देखेंगे कैसा काम करती है। लोगों ने बड़ा उम्मीद से दिया है। मैं सिर्फ एक चीज पे कह रहा हूं, किसान के साथ पिछले 4 महीने में और पिछले 9 महीने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मिलकर धोखा किया है, धक्का दिया है, और मैं आपको 4 सबूत दे रहा हूं। कोई ऐसे नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि इनकी नीयत खराब है, ये गड़बड़ करेंगे, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, कोई तुक्के नहीं लगा रहा, मैं 4 बातें आपके सामने रख रहा हूं जो इन चारों चीजों पे, ये भी नहीं कि चलो ये कुछ कर नहीं पाए, अगर कुछ कर नहीं पाए तो आदमी को टाइम देना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, 2-4 महीने में हो जाएगा। यहां तो इन्होंने जो बोला था उसका उल्टा काम किया है। अब आप ही देखिए, इन्होंने कहा था कि लागत से 50% ज्यादा देंगे मिनिमम समर्थन मूल्य। सरकार में आके क्या किया, कहीं 10 रुपए बढ़ाया, कहीं 20 रुपए बढ़ाया। पिछले साल का जो महंगाई था वो भी पूरा नहीं हुई, वो घटी।
और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, बाजरे और मक्के पे सरकार जाके हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि जी ये तो आ ही नहीं रहे बाजार में। अब सारा हरियाणा जानता है सच्चाई क्या है। तो इनके किए पे आलोचना कर रहा हूं भाई, अनुमान से नहीं आलोचना कर रहा। और ये नहीं कह रहा हूं कि अगर काम कर नहीं पाए 3 महीने में तो मैं इनके खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। जो काम कर दिए हैं मैं तो उसका मूल्यांकन सिर्फ कर रहा हूं। और अगर आज भी सरकार इस पे बदल जाए तो मैं कम से कम खुश होऊंगा भाई, कर दे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हरियाणा के किसान ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया था और मैं नहीं चाहता उनका भरोसा टूटे। अगर वो कर दे सरकार तो मैं आज भी चाहता हूं, क्योंकि देखिए अगर सरकार फेल हो जाती है, सत्ता में तो 5 साल तक है, नुकसान किसे होगा? ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे मैं इस पर खुश हो जाऊं, कहूं मजा आ गया, अरे भाई हरियाणा का तो नुकसान हो गया ना। तो ये सरकार काम करे, मैं तो ये चाहता हूं। योगेंद्र जी, सरकार की बड़ी कमजोरी आप क्या समझते हैं हरियाणा में, कम से कम? क्योंकि जब भी हम बाकी विपक्षी दलों से बात करते हैं तो एक जो शब्द है पिछले 3.5 महीनों में जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हरियाणा सरकार के संदर्भ में, वो है अनुभवहीन सरकार। ये जो हो रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसकी जड़ में भी अनुभवहीनता है या फिर योगेंद्र यादव को कुछ और वजह भी समझ में आ रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर खट्टर साहब को सब ये जानते हैं, पार्टी में और पार्टी के बाहर बार बार एक दावा किया जाता है कि साहब कोई दाग नहीं है, बहुत ही ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जाता है। देखो राजीव भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस सरकार का पूरा मूल्यांकन करके मैं कह दूं हर तरीके से फेल हुई है। वो बात ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा और वक्त देना चाहिए, पूछना चाहिए। मैं जो और अनुभवहीनता एक मायने में हो सकती है, लेकिन देखिए हर कोई व्यक्ति पहली बार तो कुछ ना कुछ करता ही है ना। नरेंद्र मोदी भी 15 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो कोई व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है, सिर्फ इसी को हम मान लें, वो तो ठीक नहीं है। अनुभवहीनता का फायदा भी हो सकता है कि आप ताजे विचार लेके आए, आप ऐसे आइडियाज और स्कीम लेके आए जो पहले किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो उसको मैं अपने आप में दोष नहीं मानता हूं। लेकिन जिस तरह की नासमझी से कई चीजें हुई, चाहे वो बाबा वाले मामले के अंदर काफी जिस तरह की हैंडलिंग हुई थी वो हुई हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की आंतरिक चीजों के बारे में हो रही है, उस सब से एक समझदारी की कमी नजर आती है, उस सब से एक स्पष्ट दिशा की कमी नजर आती है। थोड़ा सा इन चीजें हो सकता है 2-4 महीने में ठीक हो जाएं। लेकिन ये जो मैं किसान वाला सवाल उठा रहा हूं, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं कि गलतफहमी में हो गई, बाई चांस हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये तो खुल्लम खुल्ला निर्णय करके की गई चीजें हैं। और इस चीज से महसूस होता है कि भाई कहीं ना कहीं किसान का दुख दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता। अब आप ही बताइए, अधिग्रहण पे सारा मुआवजे को आधा कर देना, और ये कैसे हुआ है? केंद्र सरकार के कानून में था कि जितना भी जमीन का दाम तय किया जाएगा उसको आप गुणा करके मल्टीप्लायर लगा के 1 से लेके 2 तक कहीं भी कर दो। केंद्र का कानून आपको इसकी इजाजत देता था। हुड्डा जी की सरकार ने जाने से पहले जो 1 अधिग्रहण किया था उसमें उन्होंने 2 का डबल कर दिया था, दुगना करके मल्टीप्लायर दिया था। अब खट्टर जी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो हुड्डा जी का पिछला ऑर्डर था उसी को उठा लेते, उसको इंप्लीमेंट कर देते। उसको जानबूझ के 2 से 1 वापस करना, यानी कि अगर आपकी जमीन का दाम 25 लाख है तो पुराने नियम के हिसाब से आपको 1 करोड़ मिलता, 25 गुना 2 50, और 50 लाख सोल्यूशियम मिलता, 1 करोड़ मिल जाता। अब इस नए नियम के हिसाब से किसान को सिर्फ 50 लाख मिलेगा। अब ये तो जानबूझ के किया गया काम है ना, ये तो कोई अनुभवहीनता, अचानक हो गई छोटी सी गलती, ये सब चीजें नहीं है। और उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि ये चीज कैसे हो सकती है, ये तो इसका तो जवाब देना होगा उस सरकार को जिसको पहली बार किसान ने विश्वास किया था, उसको इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है। योगेंद्र जी, क्या नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई है और इस बात पर मोहर दिल्ली चुनाव परिणामों ने लगा दी है? राजीव भाई, मैं समझता हूं फिर इस चीज पे थोड़ा सा संयत होकर सोचना चाहिए। मेरे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा जी कि हम दिल्ली जीत गए हैं, सब कुछ हो गया, नरेंद्र मोदी खत्म, ना, ऐसी बात ना है। अभी भी प्रधानमंत्री के रूप में आप देखोगे लोग उनको मौका देने को तैयार हैं। आज भी कुल मिला के इस देश का वोटर अपने प्रधानमंत्री को 1-2 साल तक देखता है, इंतजार करता है। अभी भी लोग देख रहे हैं, उनके काम को जांच पर रहे हैं। 2-4 चीजें उनकी लोगों को अच्छी भी लगी हैं। 15 अगस्त को उन्होंने जो स्पीच दी थी वो एक प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के स्तर से ऊंची स्पीच थी।
फिर दिल्ली चुनाव में जिस तरह के काम किए उन्होंने, वो प्रधानमंत्री के लिए थोड़े हल्के काम है, अच्छे नहीं होते। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गया है? खत्म ये जो जादू था, ये जो तिलिस्म था कि जिसको हाथ लगा देंगे सोना बन जाएगा, जिस खाली कुर्सी पे हाथ लगा देंगे वो मुख्यमंत्री बन पाएगा, वो तिलिस्म जो था वो खत्म हो गया है। और ये जो था कि अश्वमेध यज्ञ है, घोड़ा दौड़ रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता, बस एक बार थम गया है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष न निकाल लें कि बीजेपी दिल्ली में हार गई है तो अब बिहार में भी हारेगी, यूपी में भी हारेगी, जैसे बाकी सब नेता आप मान के बैठे हुए हैं कि लो जी केजरीवाल ने हमारा काम कर दिया, अब तो हम बाकी जगह कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। उतना ही मेहनत करनी होगी, वैसा ही विकल्प देना होगा जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के बारे में अभी पक्के निष्कर्ष निकालने में थोड़ा सावधानी करनी चाहिए। मैं जरूर, आपको लग रहा होगा कि एक विपक्षी नेता के रूप में कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं राजनीति में ठीक ठीक बात करनी चाहिए। ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलोगे तो कोई इससे भरोसा नहीं बनता भाई। योगेंद्र जी, हमने दिल्ली के चुनाव में हरियाणा का दम देखा है, चुनाव के दौरान भी और अब सरकार में भी हरियाणा का दम दिख रहा है। आप खुद हरियाणा से आते हैं, हरियाणा से ताल्लुक है आपका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पृष्ठभूमि में भी हरियाणा है। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हैं, विधायक हैं, जिसमें संदीप खुद हरियाणा से आते हैं। दिल्ली में तो हमने हरियाणा का दम देख लिया, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है? क्योंकि हम पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिरता हुआ भी देख चुके हैं, छुटपुट कुछ विवाद भी जुड़ चुके हैं। आपने ठीक कहा राजीव भाई, कार्यकर्ताओं का मनोबल लोकसभा चुनाव के बाद गिरा। जब हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, उस वक्त बहुत कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि नहीं, चुनाव तो लड़ना चाहिए। और जब फैसला हुआ तो सच बात है, कई कार्यकर्ताओं ने बैठा के मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया, और उसका थोड़ा सा असर मेरे पे भी पड़ा भाई, ये बात जरूर है। लेकिन आज आप पलट के देखिए कितना अच्छा फैसला था। कोई भी रणनीति होती है, उसका फायदा आपको उस दिन नहीं दिखाई देता, उसके 6 महीने बाद पता लगता है। अगर आज पलट के देखें तो मैं समझता हूं आप भी सहमत होंगे कि बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी अपनी जैसी उस समय की स्थिति थी, जो संगठन की स्थिति थी, जो हमारा पूरा एक उत्साह थोड़ा दबा हुआ था, वो लेके किसी तरह जस तस हम चुनाव में घुस जाते, उससे कहीं बेहतर हुआ कि हमने चुनाव नहीं लड़ा, लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया, तो उससे एक स्थिति बदली है। और आपने कहा दिल्ली के अंदर 1000 से 2000 तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग पूरा समय आखिरी 1 महीने में दिल्ली रह के उन्होंने काम किया। किसी को एक पैसा नहीं मिला, किसी को खाना भी नहीं मिला, लोग अपना खाने का अरेंजमेंट कर रहे थे, अपने रह रहे थे। और बाद में आके, मुझे तो कईयों का पता भी नहीं था, बाद में आके बताया जी मैं तो पिछले 20 दिन से वहां पे काम कर रहा था। ये जो भावना हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की है, उसे मैं सलाम करता हूं। और ले दे के यही हमारी पूंजी है भाई। हमारी पूंजी है क्या? देखो, हमारे पास ना तो उस तरह का कोई पैसा है, ना उस तरह का डंडे का जोर है, ना उस तरह की कोई बड़े लोग, बड़ा खानदान, वो तो हमारे पास कोई है नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 चीजें भाई। एक तो हमारे पास ये कार्यकर्ता है, ये जो टोपी वाला कार्यकर्ता जिसमें जुनून है, जो राजनीति से कुछ लेने के लिए नहीं, उसमें कुछ देने के लिए आ रहा है। और दूसरा हमारे पास ये ले दे के एक छवि है कि भाई ये लोग सही बात करते हैं, ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं, ये लोग सच्चाई की बात करते हैं। बस ये 2 पूंजी हमारी है। योगेंद्र जी, आपने जुनून का जिक्र किया, इसका विस्तार करेंगे, आपने जुनून का जिक्र किया। कार्यकर्ताओं में जुनून है और शायद आगे रहेगा, ऐसा लगता है अभी। लेकिन आशुतोष जी, जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका जुनून कुछ कम होता दिख रहा है, क्योंकि आज उनके जिस तरह के बयान सामने आए, उन्होंने कहा राजनीति में छल है, कपट है, राजनीति के लिए मैं फिट कतई नहीं हूं। क्यों आशुतोष इस तरह के बयान दे रहे हैं? टीवी की दुनिया ऐसी होती है कि भाई मेरे को ये सारा कुछ बात ही आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगी, तब से लगी नहीं है जी। और मैं आशुतोष भाई से बात नहीं कर पाया हूं। मैं इतना ही कहता हूं यार, देखो ये हम सब लोग कौन हैं, आशुतोष, मैं, कल तक हम टेबल के उस तरफ बैठा करते थे, या हमारे जितने भी सारे बाकी कार्यकर्ता हैं जिन्हें आप आजकल नेता कहते हो, कौन से नेता हैं? हम कल तक रामलीला ग्राउंड में घूमते थे, साधारण लोग हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते कि सिर्फ पके पकाए नेता ही राजनीति में आए,
अगर आप ये नहीं चाहते कि बहुत मोटी चमड़ी वाले लोग ही राजनीति में आए और कोई ना आए, तो भाई इंसान लोग हैं, कई बार ऐसा होता है। आशुतोष भाई ने कह दिया, मैं शायद कह नहीं पाया होऊंगा, कई लोग दूसरे कह नहीं पाए, कई लोगों को, हम में से कई लोगों को बीच बीच में महसूस होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो इस योगेन जी वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूं, सबका जानता हूं। योगेन जी वो कह रहे हैं कि वो मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूं। क्या आशुतोष क्विट करने के मूड में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हम इस आशय से जानना चाहते हैं। मेरी तो भाई उनसे बात हो नहीं पाई है, लेकिन सच बात यह है कि पिछले महीने में, साल 2 साल में कई बार हम हर एक के साथ ऐसा मौका आता है जिसको लगता है कि ना भाई ये राजनीति मेरे बस की नहीं है। हम सब थोड़ा सा पतली चमड़ी के लोग हैं भाई, इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं नहीं। बीच में कई बार लगता है ना, हो सकता है नहीं हो पाएगा, हो सकता है मैं इसके लिए फिट नहीं हूं। फिर कोई दूसरा साथी आता है, सहारा देता है, कहता है नहीं यार चल खड़े हो, बहुत लंबी लड़ाई है, देश के लिए कुछ करना है, कोई बात नहीं। तो अभी योगेंद्र यादव जब चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेंगे, और नहीं यही कहूंगा आशु भाई, योगेंद्र जी जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या आशुतोष जी को यही बात समझाएंगे जो इस वक्त हरियाणा प्रदेश की जनता को आप बता रहे हैं कि नहीं अभी रुकना नहीं है, लंबी दूर तक चलना है? बिल्कुल सही कहा। आशु भाई ने खुद जितना सेक्रीफाइस किया है भाई, मैं जानता हूं, आप जानते हैं वो किस पोजीशन पे थे, वो कहां आए हैं, आप जानते हैं उस आदमी ने कितनी मेहनत की। एक टाइम था जी लोकसभा चुनाव के बाद जब हमारे कार्यकर्ता को कॉलोनियों में घुसने लोग नहीं देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, बात नहीं करते थे। ऐसे में आशुतोष भाई जैसे लोगों ने संगठन का काम किया, लड़ के अड़ के पार्टी के लिए काम किया। ऐसे साथी को हम किसी एक दिन की बात के आधार पर कैसे छोड़ देंगे? बात करेंगे, पूछेंगे, मिलेंगे। और आज आशु भाई को जरूरत है, कल को हो सकता है मुझे उनके सहारे की जरूरत पड़े, हम सबको जरूरत पड़ती है भाई। हम कोई ऐसे पके पकाए नेता नहीं है, 5 साल की उम्र में हम कोई नेता नहीं बन गए थे, बने हैं, सीख रहे हैं। और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा नेता हो जिसको बीच बीच में लगे कि मैं फिट हूं कि नहीं हूं। जिसके मन में आता रहता है, इसका मतलब है कि वो सच्ची राजनीति के लिए फिट है। तो आशुतोष भी सच्ची राजनीति की कोशिश कर रहे हैं और उस पर टिके हुए हैं। योगेन जी, ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है, उसका विश्लेषण ये है कि किरण बेदी की वजह से बीजेपी की करारी हार दिल्ली में हुई। योगेंद्र यादव इस बात से सहमत हैं? राजीव भाई, वैसे तो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी है, वो जाने, वो विश्लेषण करे, मैं होता कौन हूं उनके लिए विश्लेषण करने वाला। एक छोटी सी बात कह दूं कि आपको याद होगा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि किरण बेदी जी को लाया ही इसलिए गया है ताकि आखिर में हार का ठीकरा उनके सर के ऊपर फोड़ा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि किरण बेदी जी के आने से भाजपा को फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। लेकिन ये ऐसा चुनाव नहीं है जी जहां वो बीजेपी सिर्फ 2-3% से हारी हो, जिसके अंदर कह दे किरण बेदी जी की वजह से हारी। 22% से पीछे रही थी जी। किरण बेदी जी ने कितना नुकसान करवाया होगा? 2% का, 4% का, 5% का। बाकी कैसे हुआ? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब पता लग गया था कि वो चुनाव में बहुत पीछे चल रहे हैं, तब वो किरण बेदी जी को लेके आए थे। तो उनके आने के बाद हार शुरू नहीं हुई, उनके आने से पहले हार तय हो चुकी थी। और किरण बेदी जी को लाया ही इसलिए गया था कि प्रधानमंत्री जी के लिए बीमा बन जाए, कहीं दिल्ली की हार का छींटा प्रधानमंत्री पे ना पड़े, इसके लिए किरण बेदी जी को लाया गया था। तो आज क्या हैरानी की बात है कि वो उनका नाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब दरवाजा बंद करके आपस में बात करेंगे तो वो भी जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ, मैं भी जानता हूं। योगेन जी, लोकसभा चुनाव में आपकी हार के बाद जब हम स्टूडियो में बातचीत कर रहे थे आपसे 14 का चक्रव्यूह में, तब आपने ये कहा था कि इस चुनाव को लड़के मुझे ये पता लगा कि मैं कितना कम जानता हूं राजनीति और अपने समाज को। दिल्ली की जीत से क्या क्या पता लगा? दिल्ली की आप बहुत अच्छा किया और मुझे अच्छा लगा राजीव भाई, आपको याद है, क्योंकि लोग मुझे एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने तो सीखा कि कितना कम पता था। दिल्ली की जीत से 2-3 चीज सीखी। एक तो ये कि राजनीति में जो व्यक्ति प्रतिकूल समय पे खड़ा रहता है वो जीतता है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस हिम्मत से दिल्ली में खड़ा रह के संघर्ष किया, सड़क पे जाते थे लोग, क्या क्या बातें कहते थे, आपको पता है क्या फ्रेज लोग इस्तेमाल किया करते थे। जो हिम्मत से प्रतिकूल समय में खड़ा हो वो राजनीति में सिकंदर होता है। अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाया। दूसरा ये सीखा कि अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहे, बस आप
दूसरों को नेगेटिव चीजों का जवाब ना दें, आप केवल सकारात्मक बने रहें, तो अंततः सकारात्मक चीज की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला, दिल्ली के चुनाव में इसका फायदा हमें मिला, क्योंकि हमने सिर्फ कहा दिल्ली में ये चाहिए, ये करेंगे, सोच के एक योजना दिल्ली के सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही करती रही जो कि कांग्रेस उनके खिलाफ लोकसभा में कर रही थी। आम आदमी पार्टी में ये खराबी है, केजरीवाल में ये खराबी है, अंततः सकारात्मकता की विजय हुई। ये बातें मैंने सीखी भाई। योगेंद्र जी, एक सवाल ये कि हमने देखा जीत के उत्साह में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सामने लाए और पूरी जनता और समर्थकों से उनका इंट्रोडक्शन करवाया। कुमार विश्वास भी अपनी पत्नी को सामने लेकर आए, लेकिन योगेंद्र यादव आज तक अपनी पत्नी को सामने लेकर नहीं आए हैं। वो भी तब जबकि वो एक बड़े फेमिनिस्ट माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो जानबूझकर सामने नहीं लाते या फिर इसकी कोई खास वजह है? पहला तो मैं कहूं, मुझे दरअसल बहुत अच्छा लगा कि अरविंद भाई सुनीता को लेके सामने आए। सुनीता की ने जिस तरह से एक नैतिक समर्थन दिया है वो अद्भुत है। तो और ये भारतीय राजनीति में बहुत शुभ लक्षण है कि नेता मंच के ऊपर कह रहे हैं, अपनी पत्नी को सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर ये ना होती तो मैं कुछ ना कर पाता। रही मेरी बात भाई, मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी पत्नी है जो कि न सिर्फ समर्थन देती हैं बल्कि राजनीति समझती हैं, राजनीति पे राय तो आप उन्हें सामने क्यों नहीं लाते? सवाल तो यही है। लोकसभा का चुनाव था तो वो मेरे साथ रही काफी समय। आपको लगता है वो छुपी हुई है? वो काफी लिखती है, काफी बोलती है, राजनीति पे अपना ओपिनियन रखती हैं, और कभी मौका मिला ऐसा तो निश्चित गर्व के साथ सामने लाऊंगा। उनसे आग्रह करूंगा, मालिक वो है, सोचती स्वयं वो है, उनसे आग्रह मैं जरूर करूंगा। लेकिन आपने ठीक ही कहा, ना सिर्फ मैं अपने आप को छोटा मोटा फेमिनिस्ट मानता हूं बल्कि मेरे से बड़ी फेमिनिस्ट वो स्वयं है। तो फैसला तो वो खुद करेंगी। तो दिल्ली चुनाव की जीत के बाद आपने उन्हें सलाम किया था कि नहीं? राजनीति में शुरुआत हुई योगेंद्र जी, दिल्ली चुनाव की जीत के बाद आपने उन्हें सलाम किया था कि नहीं? एक बार नहीं भाई, 5 बार मैंने कहा था उन्हें कि अगर तुम ना होती, क्योंकि सच बात ये पिछले 3 महीनों से मैं तो बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। तो अगर वो ना होती, उस तरह का सहारा ना होता, और आप जब पूछ ही रहे हैं तो हकीकत ये है कि जैसा हम सब के साथ हुआ, आशुतोष भाई के साथ ये हुआ, नौकरी वोकरी छूट गई है तो बस पत्नी की कमाई पे हमारा तो घर चलता है। तो निश्चित ही मैंने उन्हें कहा, एक बार नहीं कई बार कहा कि भाई तुम्हारा सहारा ना होता हर तरह का तो कैसे संभव है। राजनीति इस देश की इतना कठिन काम है। रात 11 बजे कोई घर पे चला आता है, सुबह 6 बजे घंटी दबा देता है। तो अगर उस तरह का सहारा ना हो, जीवन संगिनी का जैसा मुझे सौभाग्य मिला है, जैसा अरविंद भाई को सौभाग्य मिला है, नहीं तो हम कैसे कर पाते। और ये बहुत जरूरी चीज है, कम से कम हरियाणा में बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में लोग इसमें कंजूसी बरत जाते हैं औरत के बारे में बोलने के। योगेंद्र जी, आमतौर पर जो भारतीय पति हैं वो पत्नियों से डरते बहुत है, वजह चाहे कोई भी हो। योगेंद्र यादव भी अपनी पत्नी से डरते हैं, किसी बात को लेकर डर रहता है उनके भीतर? गलत काम ना करूं इसका तो डर रहता है, क्योंकि उनका एक अपना ओपिनियन है और वो अपनी बात कहने से कभी नहीं चूकती, और ये कहने से कि मुझे लगता है तुमने गलत किया, इसका डर बहुत रहता है कि अगर वो कहेंगी कि गलत किया तो फिर मन में अंदर से कुछ हिल जाता है कि नहीं फिर मैं क्या करने आया था, इसका रहता है। और बाकी में उस तरह का, हाँ, जरा कभी कभी सेहत का जब रात के 12 बजे घर पे चाय पीने आ जाए कि ठीक से खा तो पत्नी नाराज होंगी, ये डर होता है कि नहीं होता? डांट पड़ती है। नहीं, इतने साल अब उन्होंने सार्वजनिक जीवन इतना झेल लिया है कि उन्हें भी पता है कि रात 11:30 बजे भी घंटी बज सकती है, सुबह 6 बजे भी बज सकती है। कभी कभी जब बच्चों के साथ थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता तो जाहिर है वो थोड़ा दुखी हो जाती हैं, एक तो स्वाभाविक ऐसा होना। लेकिन सचमुच उन्होंने जितना झेला है इस प्रक्रिया में, राजनीतिक जीवन में खासतौर पे आने के बाद,
जितना उन्होंने झेला है और हिंदुस्तान की एक औरत जितना झेलती है राजनीति में, वो तो बहुत ही अद्भुत है। और मैं एक काम जरूर करता हूं राजीव भाई, जब भी किसी कार्यकर्ता के घर में जाता हूं और किसी से मिलूं ना मिलूं, उसकी पत्नी से जरूर मिलता हूं और उसको नमस्ते जरूर करता हूं और हालचाल पूछता हूं और पूछता हूं कि बहुत तंग तो नहीं कर रहे हम आप। तो हम ये उम्मीद करें कि आप भी अपनी पत्नी को हरियाणा की जनता से मिलवाएंगे। जिस दिन मैं ऐसा कोई काम कर दूंगा जो इसके काबिल बनूंगा तो भाई जरूर करूंगा। अभी तो किया ही क्या, अभी तो बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा फासला तय करना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था शुरू में ही प्रोग्राम में कि अभी तो बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। 4 साल का काम है, कठिन यात्रा है, बहुत काम करना है। सिर झुका के काम करें, बाकी सब बाद में सोचेंगे। 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल योगेंद्र जी। एक सवाल तो ये कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवीन जय हिंद दिखाई नहीं दिए। नवीन जय हिंद के साथ जो भी एपिसोड चल रहा था, जो हमने देखा था लोकसभा चुनावों के बाद, वो खत्म हो गया या फिर उसके कुछ अंश अभी भी बाकी हैं? राजीव भाई, आज तो हरियाणा के पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं हरियाणा का प्रभारी हूं। हरियाणा के हमारे संयोजक जी आशाबन जी वहां थे, हरियाणा के सचिव भाई परमजीत थे, हरियाणा के प्रवक्ता थे। तो जाहिर है सबके आने का तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दिल्ली की जीत ने क्या पुराने जख्म भर दिए हैं या वो अभी भी हरे हैं? कुरेदने पर कुछ खून निकल आता है। कौन से जख्म? राजनीति और सार्वजनिक जीवन इस देश का ऐसा है जहां आप हर दिन कुछ ना कुछ जख्म लेते जाते हैं। और ये तो एक सार्वजनिक जीवन का कायदा है जी, जो इसके लिए तैयार नहीं है, जो कीचड़ के लिए तैयार नहीं है, जो जख्म के लिए तैयार नहीं है, जो गाली सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन में कैसे आ सकता है? तो बस एक ही तरीका है, ऐसा होता जाए, आप सर झुकाइए, चुपचाप से उसे पी जाइए, आगे चलिए। क्योंकि राजनीति में याद करना पड़ता है बार बार राजीव भाई कि हम आए किस लिए थे। आए इसलिए तो नहीं थे कि मेरा कुछ हो जाए, इसलिए तो नहीं आए थे कि भाई मैं किसी के ऊपर उसका बॉस बन जाऊं। आए इसलिए थे कि देश में कुछ बदल जाए, मेरे हरियाणा में कुछ बदल जाए। ये सपना था कि हरियाणा के गांव किसान खेती के बारे में कुछ किया जा सके। अगर वो सपना है तो फिर छोटे जख्म, 2 गाली, 2 बात, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। जो ये नहीं झेल सकता वो सार्वजनिक जीवन में कैसे टिक सकता है? 21 तारीख से आप लोग जय किसान आंदोलन शुरू कर रहे हैं योगेंद्र जी। मई में हमारे प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हैं। पार्टी सिर्फ आंदोलन का रास्ता 5 साल अख्तियार करेगी या फिर इस 5 साल में जो महत्वपूर्ण चुनाव बीच बीच में पड़ते जाएंगे उनमें भी हिस्सा लेगी? नगर निगम चुनावों को लेकर कोई नीति रणनीति बनी है या नहीं बनी है? अभी कोई नीति नहीं बनी है। हमें सिर्फ ये दिख रहा है जो हमने पहला मुद्दा देखा है, और आप देख ही सकते हैं कि इस मुद्दे का सीधे सीधे नगर निगम चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दों को एक एक करके उठाना चाहते हैं। शहरों के कई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि हमें एक एक करके उठाने हैं, वो उठाएंगे। हमारे सामने इस वक्त चुनाव नहीं है, और दिल्ली और हरियाणा इन सब चुनावों से एक जो सबक हमने सीखा है वो ये है कि संगठन का काम जम के करो, 24 घंटा करो, आंदोलन का काम 365 दिन करो, चुनाव के बारे में बहुत फूंक फूंक के, समझ के, एक स्ट्रेटेजी बना के अपना तय करो कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना है। हर चुनाव हमेशा लड़ते चले जाएं, ये कोई अच्छी राजनीतिक रणनीति नहीं, खासतौर पे हमारी जैसी पार्टी के लिए। तो हमने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं किया, उसके बारे में बैठेंगे, सोचेंगे। अभी तो एक ही रणनीति है कि इस समाज के जो बड़े बड़े सवाल हैं उसमें लोगों के साथ खड़े हों, उनका समाधान कर सकें खुद करें, सरकार पे दबाव डाल के करवा सकें तो करें, संघर्ष करना हो तो संघर्ष करें। अभी तो केवल उस रास्ते पे चल रहे हैं और कुछ नहीं। योगेंद्र जी, कई बार बड़ी बातों में कुछ महत्वपूर्ण छोटी चीजें रह जाती हैं, कई बार हम चर्चा करते हैं फिर भी नहीं निकल पाते हैं। योगेंद्र यादव की सादगी और उनकी फिटनेस का राज क्या है? आखिरी सवाल। फिटनेस का राज तो पता नहीं भाई, वो क्या होता है कि ये सब परिवार से मिलता है। कई बार मैं कहता हूं, अंग्रेजी में मुहावरा के इस्तेमाल करता हूं, कहता हूं कि यू हैव टू चूज योर पेरेंट्स केयरफुली, यानी कि आप अपने माँ बाप का चुनाव ध्यान से कर लीजिए तो आपकी सेहत अपने आप ठीक हो जाती है।
तो मेरा भाई वही है, पिताजी के साथ भी यही था। वो भी घी खाते हैं, वो भी आराम से दूध पीते हैं, जो कुछ करना होता है करते हैं, लेकिन पतले रहते हैं। मेरे साथ भी ये है भाई, चूरमा भी खाता हूँ, घी भी खाता हूँ, मक्खन भी खाता हूँ, पर कुछ लगता नहीं है। अब ये ऊपर वाले की मेहर है, और क्या कहें। और सादगी कहां से आती है योगेंद्र जी? आपकी इनायत है कि आप समझते हैं सादगी है। मैं फिर समझता हूँ शायद परिवार से आई होगी। पिताजी में बहुत एक गांधीवादी संस्कार रहा, और जिससे ये लगा कि जीवन में आप इन सब चीजों के लिए तो जीवन नहीं जिया जाता, कुछ जरूर परिवार का संस्कार रहा होगा, पिताजी का संस्कार रहा होगा। और इतनी शोशेबाजी करके करेंगे भी क्या राजीव भाई? ज्यादा शोशेबाजी करके, मतलब जिसे आप सादगी कहते हैं, मैं समझता हूँ सादा जीवन जीना ज्यादा आसान है, और शोशेबाजी का जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है उस मुश्किल काम से भगवान बचाए। चलिए, बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, और कई सवालों के बड़े बेबाक जवाब देने के लिए। योगेंद्र यादव, वरिष्ठ नेता, आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ के दौरे पर थे। चंडीगढ़ में बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा पर आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्लान क्या है, किसी तरह की हड़बड़ाहट में पार्टी नहीं है, अभी सिर्फ आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रही है, इस सारी रणनीति का खुलासा करते हुए। आप कहीं जाए नहीं, खबरें जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।